इस वीडियो में दोस्तों 6 पेपर का थर्ड यूनिट अंतिम यूनिट डिस्कस करने वाले हैं। कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स की बात करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। और दोस्तों इस पेपर के 6 पेपर के बाकी यूनिट्स को देखने के लिए आपको सिंपली प्लेलिस्ट ऑप्शन पर जाना है। प्लेलिस्ट में दोस्तों आप बीएड फर्स्ट ईयर के सारे वीडियोज़ वहाँ पर देख पाएंगे, सारे पेपर्स के। यहाँ पर दोस्तों पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक बात करते हैं। थर्ड यूनिट का पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है पाठ्यक्रम से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, पाठ्यक्रम या करिकुलम शब्द की उत्पत्ति जो है लैटिन भाषा के शब्द कुरेरे से हुई है। कुरेरे का अर्थ है दौड़ का मैदान या फिर रेस कोर्स। इस प्रकार से पाठ्यक्रम बालक के लिए उस दौड़ के मैदान के समकक्ष है जहां पर बालक शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु दौड़ में भाग लेता है। प्राचीन काल में पाठ्यक्रम का अर्थ क्या था कि छात्रों को विषयों का ज्ञान प्रदान करना। इसी आधार पर शिक्षक भी अपना उद्देश्य पाठ्यक्रम के समाप्ति करने तक ही सीमित रख देते थे। परंतु वर्तमान युग में पाठ्यक्रम में सिर्फ विषयी ज्ञान को ही शामिल नहीं करते हैं, परंतु जीवन के अनुभव और क्रियाएं और विचार भी इसमें शामिल करते हैं। इसलिए आज का जो पाठ्यक्रम है वह संबोध सिर्फ ज्ञान प्रदान करने तक ही सीमित नहीं है, वरन यह बालक के व्यक्तित्व के विकास पर भी ध्यान देता है। पाठ्यक्रम के कुछ विद्वानों ने निम्न प्रकार से परिभाषा दी है। तो देखिए, पहली परिभाषा दी है टीपी नन के अनुसार। देखिए, पाठ्यक्रम को क्रियाओं के उन विभिन्न रूपों में देखा जाना चाहिए जो मानव आत्मा के भव्य प्रदर्शन है और जिनका विशाल संसार के लिए सबसे अधिक और स्थायी महत्व है। इसके बाद में दूसरी परिभाषा दी है कनिंघम के शब्दों में। तो देखिए, कनिंघम ने परिभाषा दी है कि कलाकार या शिक्षक के हाथ में यह पाठ्यक्रम एक साधन होता है जिससे वह पदार्थ या शिक्षार्थी को अपने जो आदर्श हैं या उद्देश्य हैं उनके अनुसार अपने स्टूडियो या विद्यालय में चित्रित कर सकें। इस तरह से कनिंघम ने परिभाषा दी। इसके बाद में अगली परिभाषा दी है मुनरो ने। कहा है कि पाठ्यक्रम में वे सभी क्रियाएं सम्मिलित होती है जिनका हम शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु विद्यालय में उपयोग करते हैं। तो इस तरह से ये कुछ परिभाषाएं भी आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में अब हम बात करते हैं पाठ्यक्रम के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं। पहला पाठ्यक्रम आता है बाल केंद्रित पाठ्यक्रम। बाल केंद्रित पाठ्यक्रम में बालक की रुचि, प्रकृति, स्वभाव, अधिगम प्रवृत्ति आदि का ध्यान दिया जाता है। इस पाठ्यक्रम में बालक की प्रधानता होती है। किंडरगार्टन व मोंटेसरी विधियां जो है बाल केंद्रित पाठ्यक्रम स्वीकार किया जाता है। किंडरगार्टन और मोंटेसरी जो विधियां हैं दोस्तों आपके शिक्षण विधियों में आपको देखने को मिलेगी। जब आप अध्यापक भर्ती की तैयारी करेंगे तो वहां पर आपके काम आने वाली है, तो इनको थोड़ा सा आपको ध्यान से पढ़ना है। इसके बाद में सेकंड बिंदु है अनुभव पर आधारित पाठ्यक्रम। तो देखिए, डॉक्टर एस माथुर ने कहा है कि पाठ्यक्रम यह सीखने वालों के अनुभवों को महत्ता प्रदान करता है। पाठ्यक्रम का नियोजन अच्छे अनुभवों को प्रदान करने के आधार पर किया जाता है। इसके बाद में तीसरा प्रकार देखिए कार्यों पर आधारित पाठ्यक्रम। तो इस प्रकार के पाठ्यक्रम में बाल केंद्रित पाठ्यक्रम होता ही है। बालक की प्रेरणाओं, योग्यताओं और रुचियों को और आवश्यकताओं को मानदंड इसमें माना जाता है। इसके बाद में चौथा प्रकार आता है विषय केंद्रित प्रकार। तो इसमें विषय को ही महत्व दिया जाता है। कक्षा के स्तरानुसार पाठ्यक्रम में विविध विषयों की व्यवस्था की जाती है। अध्यापक एवं छात्र दोनों ही पाठ्यक्रमानुसार कार्य करते हैं। इसके बाद में पांचवा प्रकार है शिल्प कला पर आधारित पाठ्यक्रम। तो पाठ्यक्रम व्यवहारिक होता है। शिल्प सभी विषयों का केंद्र होता है। इसमें कृषि, कताई, बुनाई, काष्ठकर्मी, चर्मकर्म और साथ ही साथ अन्य विषयों के अध्ययन की व्यवस्था भी इसमें होती है। इसके बाद में छठा प्रकार आता है कोर पाठ्यक्रम। तो देखिए, कोर पाठ्यक्रम से तात्पर्य इस प्रकार के पाठ्यक्रम से है जिसमें कुछ विषय अनिवार्य एवं कुछ बालकों की रुचि के अनुसार ऐच्छिक होते हैं। कोर पाठ्यक्रम के प्रमुख जो विषय हैं, पहला है स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा, दूसरा है कला कौशल, तीसरा है बागवानी, चौथा है गणित, पांचवा है इतिहास और छठा है भूगोल। तो इस तरह के कुछ विषय जो हैं ये छठे प्रकार में आते हैं। इसके बाद में दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे सामने महत्वपूर्ण टॉपिक आता है पाठ्यक्रम की आवश्यकता एवं महत्व के बारे में जानते हैं। तो पहला बिंदु है कि शैक्षिक लक्ष्यों व उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होता है। पाठ्यक्रम से विद्यार्थी और अध्यापक द्वारा निर्धारित लक्ष्य और उद्देश्यों की प्राप्ति संभव हो पाती है। पाठ्यक्रम के अभाव में शैक्षिक प्रक्रिया प्रभावी और सार्थक नहीं हो पाती है। दूसरा बिंदु है ज्ञान वृद्धि में सहायक। तो पाठ्यक्रम की आवश्यकता और महत्व इस बात से भी है कि यह अध्यापक और छात्रों के ज्ञान में वृद्धि करता है। पाठ्यक्रम के अध्ययन से ही अध्यापक और विद्यार्थी के समय समय पर घटित होने वाली जो नवीन घटनाएं हैं और जो नए तथ्य हैं उनकी हमें जानकारी मिलती है। इसके बाद में तीसरा बिंदु है कुशल अध्यापकों के चयन में सहायक भी है। पाठ्यक्रम न केवल किसी कक्षा विशेष या विषय वस्तु से संबंधित जानकारी देता है, बल्कि यह भी बताता है कि किसी विषय वस्तु को पढ़ाने में किस प्रकार का अध्यापक होना चाहिए तथा उसका चयन किस प्रकार से किया जाए। तो इस तरह से भी बिंदु आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में चौथा बिंदु है प्रभावी शिक्षण विधियों के चयन में सहायक। तो देखिए, विद्यार्थियों की रुचि और उनके मानसिक स्तर के अनुरूप चयनित शिक्षण विधियों से शैक्षिक लक्ष्यों और उद्देश्यों की प्राप्ति का रास्ता सहज हो जाता है। पाठ्यक्रम की सहायता से ही इस प्रकार की शिक्षण विधियों के चुनाव में हमें सहायता मिलती है। पांचवा बिंदु है प्रजातांत्रिक मूल्यों के विकास में सहायक। तो देखिए, पाठ्यक्रम के माध्यम से विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार की जानकारियां दी जाती है। इन्हीं जानकारियों के सहारे विद्यार्थियों के भावी जीवन की सफलता इस पर निर्भर होती है।
विद्यालय में रहते हुए विद्यार्थी परस्पर समूह में रहते हैं, जिससे इनमें आपसी प्रेम भाव, सहयोग, समानता, स्वतंत्रता और न्याय आदि गुणों का विकास होता है। इसके बाद में बात करते हैं छठा बिंदु, देखिए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में निरंतरता। तो देखिए प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की मुख्य विशेषता यही है कि इसमें निरंतरता रहती है। पाठ्यक्रम समय समय पर विभिन्न प्रकार की शिक्षण नीतियों की जानकारी हमें देता है, जिससे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया सुचारू और सार्थक बनती है। इसके बाद में सातवां बिंदु है कि सीमाओं के निर्धारण में सहायक। तो देखिए पाठ्यक्रम का कार्य अध्यापक और विद्यार्थियों में न केवल ज्ञान का विकास करना है, बल्कि उनमें शैक्षिक कार्यों व उनकी सीमाओं का निर्धारण करना भी है। पाठ्यक्रम अध्यापकों को उनके कार्य क्षेत्र की जानकारी प्रदान करता है तथा विद्यार्थियों को भी उनके बोध स्तर व शैक्षिक सीमाओं का आभास करवाता है। इसके बाद में आठवां बिंदु है विभिन्न कौशल और अभिवृद्धियों के विकास में सहायक है। पाठ्यक्रम में देखिए अध्यापक और विद्यार्थियों के विभिन्न शैक्षिक और व्यावसायिक कौशलों का विकास होता है। दिन दिन वो जो है रेगुलर कुछ ना कुछ नए टॉपिक सीखते रहते हैं। इससे उन्हें ज्ञान की उपयोगिता के बारे में पता लगता है, साथ ही साथ दोस्तों उनकी चिंतन प्रवृत्ति का भी उसमें बोध होता है। इसके बाद में नौवां बिंदु आता है अनुदेशन नियोजन की सुविधा। तो देखिए पाठ्यक्रम अध्यापकों के अनुदेशन को नियोजित करने में भी सहायता करता है। अध्यापक को सामाजिक शक्तियों के साथ साथ मानवीय विशेषताओं की भी जानकारी होनी आवश्यक है। इसी ज्ञान के आधार पर अध्यापक अनुदेशनात्मक विधियों का चयन करके अपना शिक्षण कार्य पूरा कर पाता है। इसके बाद में दोस्तों 10वां बिंदु है पाठ्य पुस्तकों का निर्माण। तो देखिए अच्छी पाठ्य पुस्तकों का निर्माण यह एक कठिन कार्य है। इस कार्य में पाठ्यक्रम हमारी सहायता करता है। पाठ्यक्रम हमें यह बताता है कि किस स्तर पर किस विषय में क्या विषय सामग्री होनी चाहिए। इसी के आधार पर लेखक अच्छी पाठ्य पुस्तकों का निर्माण कर पाते हैं। इसके बाद में 11वां बिंदु है शिक्षण अधिगम परिस्थितियों को संगठित करने में भी सहायक है। तो देखिए पाठ्यक्रम अध्यापक के साथ साथ छात्रों को भी विभिन्न अधिगम की शैलियों की जानकारी प्रदान करता है। इन्हीं शैलियों के आधार पर शिक्षण कार्य संपन्न किया जाता है। 12वां बिंदु है विभिन्न खोजों व आविष्कारों में सहायक। तो इसमें देखिए पाठ्यक्रम उच्च शिक्षा स्तर पर छात्रों और अध्यापकों को विभिन्न प्रकार की खोजों और आविष्कारों के लिए प्रेरित करता है। ये खोजें और आविष्कार किसी भी राष्ट्र के विकास में अपना अहम योगदान देते हैं। इसके बाद में अगला बिंदु है सहज मूल्यांकन में सहायक। तो देखिए किसी भी विद्यार्थी के शैक्षिक स्तर का बोध समय समय पर किए जाने वाले मूल्यांकन से ही होता है। पाठ्यक्रम से ही किसी भी कक्षा स्तर के विद्यार्थियों को उचित शैक्षिक स्थिति का बोध हमें हो पाता है। विद्यार्थी के उचित मार्गदर्शन में सहायता होती है। अगला बिंदु है तत्कालीन घटनाओं के ज्ञान में सहायक। तो देखिए पाठ्यक्रम का महत्व इस बात से भी है कि यह छात्रों को देश विदेश की तत्कालीन घटनाओं की जानकारी भी प्रदान करता है, जिससे छात्र अपने सामाजिक व भौतिक वातावरण को समझ पाते हैं। अगला 15वां बिंदु है पाठ्यक्रम और राष्ट्रीय एकता के बारे में। तो देखिए पाठ्यक्रम जो है राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने में हमारी सहायता करता है। पाठ्यक्रम के माध्यम से विभिन्न क्रियाओं का संचालन करके समाज में राष्ट्रीय एकता बनाई जा सकती है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अगला महत्वपूर्ण टॉपिक हमारे सामने आता है कि बाल केंद्रित पाठ्यक्रम से आप क्या समझते हैं। इसके महत्व की बात करेंगे और इसकी सीमाओं की बात करेंगे। ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए दोस्तों आज की मनोवैज्ञानिक खोजों ने यह सिद्ध कर दिया है कि बालक को बालक मान करके शिक्षा दी जानी चाहिए। सफल शिक्षण के लिए आवश्यक है कि बालक को समस्त शिक्षा उसकी आवश्यकताओं, प्रकृति, उसकी रुचि और उसके मानसिक स्तर और शारीरिक जो क्षमता है उसकी, तो उसके अनुसार उसको शिक्षा दी जानी चाहिए। इसलिए बाल केंद्रित पाठ्यक्रम का अभिप्राय उस पाठ्यक्रम से लिया जाता है जिसकी रचना बालकों की आवश्यकताओं, योग्यताओं, क्षमताओं, मानसिक स्तर, प्रकृति और उसकी रुचि के अनुसार की जानी होती है। इतना आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में कुछ परिभाषाएं हैं। एनपी माथुर के अनुसार देखिए बाल केंद्रित पाठ्यक्रम का अभिप्राय उस पाठ्यक्रम से लिया जाता है जिसमें पाठ्यक्रम का संगठन या आयोजन बालक की आवश्यकताओं एवं रुचियों के अनुरूप किया गया हो। इसके बाद में अगली परिभाषा है डॉक्टर सफाया के अनुसार यह पाठ्यक्रम भी ज्ञान प्रदान करता है, किंतु केवल सैद्धांतिक नहीं। यह ऐसे अवसर प्रदान करता है एवं ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करता है जो बालक के पूर्ण तथा स्वाभाविक विकास में योगदान या सहयोग दे सके। इसके बाद में दोस्तों अगली परिभाषा है भाटिया और नारंग के अनुसार। तो यह बालक की अभिवृद्धियों, क्षमताओं एवं रुचियों तथा उनकी आवश्यकताओं पर आधारित है। बालक उसका केंद्र बिंदु है जिसके चारों ओर संपूर्ण शिक्षा प्रक्रिया घूमती है। निष्कर्ष के रूप में यह कह सकते हैं कि बाल केंद्रित पाठ्यक्रम वह पाठ्यक्रम है जिसमें शिक्षण की जो समस्त सामग्रियां हैं और जो समस्त क्रियाएं हैं वह बालक की अभिरुचि, क्षमता, योग्यता, मानसिक स्तर और उसकी प्रकृति और उसकी आवश्यकताएं जो है उनके अनुसार तैयार करी गई होती है। इसका मुख्य जो उद्देश्य है बालक का सर्वांगीण विकास करना है, जिसका निरंतर ध्यान रखा जाता है। अब हम बात करते हैं बाल केंद्रित पाठ्यक्रम के महत्व क्या क्या है। तो देखिए पहला महत्व है पाठ्यक्रम का निर्माण मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुसार किया जाता है। दूसरा बिंदु है यह पाठ्यक्रम बालक के सर्वांगीण विकास पर बल देता है। तीसरा बिंदु है यह पाठ्यक्रम लचीला है, अर्थात बदली हुई परिस्थितियों के अनुसार पाठ्यक्रम में परिवर्तन करना सरल एवं संभव है। इसके बाद में दोस्तों आगे बढ़ते हैं। चौथा बिंदु है इस पाठ्यक्रम में समस्त ज्ञान का समन्वय विकास यहाँ पर संभव हो पाता है, जिससे शिक्षा शिक्षार्थवादी एवं उपयोगी बन पाती है।
इसके बाद में पांचवा बिंदु है, यह पाठ्यक्रम में सैद्धांतिक पक्ष के साथ साथ व्यवहारिक पक्ष को भी महत्व दिया जाता है। छठा बिंदु है, यह पाठ्यक्रम बालक की आवश्यकताओं के साथ साथ उसके जीवन से भी संबंधित होता है। अब हम बात करते हैं बाल केंद्रित पाठ्यक्रम की सीमाएं क्या क्या है। तो पहला बिंदु है, विद्यालय के कार्यक्रम में अव्यवस्था आ जाने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरा बिंदु है, इस पाठ्यक्रम में अत्यधिक क्रियाशीलता का भय बना रहता है। तीसरा बिंदु है, विभिन्न विषयों को समुचित एवं सुनिश्चित ढंग से पढ़ाए जाने के कारण ज्ञान क्षेत्र सीमित रह जाता है। चौथा बिंदु है, बालकों की रुचियों एवं मानसिक स्तर में भिन्नता के कारण अलग अलग पाठ्यक्रम में समाज की अवहेलना होती है। इसके बाद में पांचवा बिंदु है, इस पाठ्यक्रम में बालक की प्रकृति एवं रुचियों को महत्व दिए जाने के कारण अच्छे व्यक्तित्व वाले व्यक्तियों का निर्माण तो किया जा सकता है, परंतु यह आवश्यक नहीं है कि वे अच्छे नागरिक भी सिद्ध हो सके। तो ये कुछ इसके डिसएडवांटेज हैं जो कि आपको ध्यान रखना है। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा, लाइक जरूर करें। और इसको दोस्तों बाकी जो यूनिट्स हैं उनको देखने के लिए आपको सिंपली प्लेलिस्ट ऑप्शन पर जाना है, जहां पर आप दोस्तों इसका यूनिट 1 और यूनिट 2 भी देख करके अपनी तैयारी को अच्छी कर सकते हैं। आप सभी को परीक्षा के लिए बेस्ट ऑफ लक। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगले पेपर के साथ दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।